Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the geography series. We will be covering geothermal energy, how the geothermal plants work, the distribution of geothermal, then also regarding the major belts of volcanically active regions. सबसे पहले what is the difference between hot springs and geysers? So जो hot spring है, it is basically naturally heated water which is emerging from the crust of earth. एंड गीजर की जब बात करते हैं तो दे आर स्प्रिंग्स दैट आर पीरियोडिकली बीइंग इजेक्टेड, जिसमें हॉट वाटर होता है एंड स्टीम होता है एंड सडन होता है। तो जो हॉट स्प्रिंग है वो कॉन्टिन्यूस वाटर फ्लो होता है, एंड जो गीजर होता है वो इंटरवल्स में इरप्ट होता है। स्टीम का प्रेशर रिलीज होता है, बेसिकली उसी के साथ हॉट वाटर भी रिलीज होता है। ब्लू लगून जैसे आइसलैंड में बोलते हैं, और येलो स्टोन यूएसए, वहां पे भी हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, वो हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा गीजर जो होते हैं वो टूरिज्म के लिए भी सेफ नहीं होते हैं, रिस्की होते हैं। इंडिया के अंदर भी हॉट स्प्रिंग और जियोथर्मल पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। नुब्रा वैली के अंदर हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में प्यूगा, नुब्रा वैली इन लद्दाख। थोड़ा सा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश में कसौल एंड मणिकरण, कुल्लू वैली के अंदर भी जियोथर्मल पोटेंशियल है। जियोथर्मल प्रोविंसेस है, इस मैप पे हम देख सकते हैं। राजस्थान में सुहाना वाला रीजन जो कि एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड्स। फिर गुजरात में कैंप बे, ढोलेरा, तुवा, उनई, ये जो पार्ट है ये मेजर जियोथर्मल स्पॉट्स फॉर्म करते हैं। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रीजन में भी हमें देखने को मिलता है सोनाटा, सूरजकुंड, तत्मनी, बकरेश्वर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोथर्मल स्पॉट्स। ऊपर सिक्किम की साइड में भी जियोथर्मल पोटेंशियल है। फिर गोदावरी बेसिन के अंदर जहाँ पे ब्यूगा या भुटाया एंड गुडोन, गोदावरी बेसिन के अंदर। एंड जो हमारा वेस्ट साइड है, मुंबई का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे, एंड कैम्बे वाला रीजन जो हमारा गुजरात के अंदर है वहां पे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी जियोथर्मल पोटेंशियल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट है: नुब्रा वैली, प्यूगा, कसौल, मणिकरण, कैंबे, सोहाना एंड सोनाटा इन इंडिया, जो कि जियोथर्मल स्पॉट्स के लिए फेमस हैं। अब जहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे हम देखते हैं कि कुछ मिनरल्स भी हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिलिका, सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। दोनों ही हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स में सिलिका मिलता है। बेसिकली डिपोजिशन हो जाता है अराउंड दी स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, एंड इसी से रिलेटेड फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सेरामिक्स इंडस्ट्री के लिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सल्फर प्राइमरीली जो हॉट स्प्रिंग है वहां पे ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से एक डिस्टिंक्टिव स्मेल भी होती है। सल्फर के डिपॉजिट फॉर्मेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर बनाने के लिए एंड केमिकल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनाइट है, लिथियम भी है एंड आयरन ऑक्साइड भी है, जो जिनका डिपोजिशन यहाँ पे होता है। लिथियम क्योंकि उसकी बैटरी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो जिन जिन कंट्रीज में जियोथर्मल पोटेंशियल भी ज्यादा है वहां पे लिथियम प्रोडक्शन भी इस सोर्स के थ्रू देखने को मिलती है। फर्टिलाइजर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, केमिकल प्रोडक्शन के लिए, मेटलर्जी के लिए एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन वर्ल्ड में अगर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, चाइना के अंदर है हुआकिंग हॉट स्प्रिंग्स। फिर टर्की में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पामोकैल। इटली में है टस्केनी में टाउन ऑफ साटर्निया। आइसलैंड में है ब्लू लेगून। फिर जापान में भी हम देखते हैं बेपू या हेकॉन में हॉट स्प्रिंग्स। ताइवान में है चाइल्ड के ईस्ट डायरेक्शन में जब जाते हैं आटाकामा डेजर्ट में ताथियो गीजर्स। फिर येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है यूएस में,
वो फेमस है इसके लिए। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी वर्क कैसे करती है, तो ये पूरा प्लांट है जिसमें हॉट वाटर सबसे पहले तो ड्रिल किया जाता है नीचे, हीट सोर्स तक पहुंचा जाता है, ये वेल ड्रिल किया जाता है। जैसे ही हम हॉट वाटर के सोर्स पे पहुंचते हैं तो जो स्टीम है पहले वो आता है, उसको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं एंड उसको डायरेक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स दी टर्बाइन। इस स्टीम की वजह से जो टर्बाइन है ये मूव करता है, स्पिन करना स्टार्ट करता है। एंड ये जो टर्बाइन है ये देन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, जो कि ये जो टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी थी इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर यहीं से जो स्टीम एंड वाटर यूज किया गया है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के बाद वाटर को कूल डाउन किया जाता है एंड जो स्टीम थी उसको वापस से री इंजेक्ट किया जाता है इन दी अर्थ। तो बेसिकली उसका उसको रीयूज भी किया जा रहा है, इंजेक्शन वेल होता है जिसके थ्रू ये कूलिंग वाटर को वापस से अर्थ में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं हम यहाँ से वापस इंजेक्ट कर देते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजेक्ट हम कर रहे हैं तो परमेबिलिटी भी जो है रॉक्स की उसको इनहेंस करता है। इसमें एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो चुकी है हमारी उसको हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के पास पहुंचा सकते हैं। एनर्जी हीट एक्सचेंजर्स का इसमें यूज होता है, जिससे जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइप्स टू बिल्डिंग्स एंड टू इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए। बट कुछ चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड विद जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन। एक तो लोकेशन पे डिपेंडेंसी है, हर जगह पे जियोथर्मल प्रोडक्ट पोटेंशियल जो है वो नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ड्रिलिंग एंड फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी इससे रिलेटेड हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड और बाकी गैसेस भी जो ट्रैप हो सकती हैं बिलो द अर्थ सरफेस वो रिलीज होती हैं। इसके अलावा बहुत लैंड यूज होता है, तो जो लैंड यूज है इन सेस्मिक रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो माइनर अर्थक्वेक भी कई बार देखने को मिलता है जहाँ पे जियोथर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ की टर्म्स हैं जो रह गए थे लास्ट सेशन में। सबसे पहले है सबडक्शन इन्वेजन। सो किसी भी एरिया में हम देखते हैं सबडक्शन हो रहा है, मतलब एक प्लेट नीचे जा रही है जो डेंसर है और जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। बट यही सबडक्शन जोन जब ओवर द टाइम पीरियड एक्सपैंड करती रहती है, एरिया अपना बढ़ाती रहती है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी की वजह से, कॉन्टिन्यूस एक्टिवनेस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो जो सबडक्शन जोन इनिशियली स्टार्ट हो रही थी इतने छोटे से एरिया में वो इतना बड़ा एरिया हो जाता है। तो बेसिकली एरिया इन्वेड करते जा रहा है जो सबडक्शन का प्रोसेस है, इसी को ही हम सबडक्शन इन्वेजन बोलते हैं। जो जिब्राल्टर आर्क हमारी लोकेटेड है अफ्रीकन प्लेट के नॉर्थ में एंड यूरेशियन प्लेट के साउथ में, जहाँ पे दोनों प्लेट्स टच करती हैं वहां पे सबडक्शन इन्वेजन का फिनोमेना हम देख रहे हैं अभी। जो अफ्रीकन प्लेट है वो बेसिकली नीचे की तरफ मूव कर रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है एंड ये सबडक्शन का जो प्रोसेस है कॉन्टिन्यूसली वहां पे बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ते हैं। ओशन का जो बेसिन है उसमें चेंजेस आते हैं, श्रिंकिंग होती है। इसके साथ साथ क्योंकि नए लैंड फॉर्म्स भी बन रहे हैं ओशन बेसिन के ऊपर, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओशन करंट को भी इम्पैक्ट आ सकता है। ट्रेंच फॉर्मेशन होता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है ओशन बेसिन के ऊपर ही। जिब्राल्टर आर्क, जिब्राल्टर स्ट्रेट, वहां पे सबडक्शन इन्वेजन देखा जा रहा है। फिर पेलियो मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करती आ रही है अर्थ पे एंड बहुत सारे रॉक्स भी हैं जो अपने आप को ऑर्गेनिजम्स है जो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड, जिनको मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो जो रॉक्स हैं उनके अंदर भी कई फॉसिल पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स के अंदर फॉसिल पार्टिकल्स होते हैं जो कि ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट कुछ क्रिस्टल्स हैं जो रॉक के फॉर्म में अभी भी मिलते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म का जो रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है वो स्टोर्ड रह जाती है। तो जब उनकी स्टडी की जाती है, ऐसे रॉक्स और सेडिमेंट्स की स्टडी की जाती है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता चलता है। प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंसेस में हमें हेल्प मिलती है, जैसे कि डिफरेंट थ्योरीज हैं
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो फॉसिल्स कैसे मिल रहे हैं, क्या वो मिसमैच कर रहे हैं किसी और जगह पे मिले हुए फॉसिल्स के साथ, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। मैग्नेटिक रिवर्सल, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो स्विच कर लेते हैं अपने प्लेसेस। तो कितनी बार मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ है या फिर मैग्नेटिक रिवर्सल लास्ट कब हुआ था, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली रॉक्स और सेडिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को पेलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जिसमें मैग्नेटोफॉसिल्स की भी हमने बात की थी, वो भी उनकी भी बेसिकली स्टडी की जाती है। तो पेलियो मैग्नेटिज्म। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज अब हो रही हैं, जो पूरा ही रीजन है हमारा। पहले इधर देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, कहीं पे कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म हो रही है, कहीं पे डाइवर्जेंट एंड कहीं पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म हो रही है। इंडियन प्लेट की बात करते हैं तो तीन मेजर प्लेट है जिसका इम्पैक्ट आता है। वेस्ट साइड पे अरेबियन प्लेट, जो कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा ऊपर की साइड यूरेशियन प्लेट देखते हैं जहां से कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म हो रही है, और नीचे की साइड में ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखते हैं जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म हो रही है। इसी की वजह से इंडिया के अंदर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज पहले डेक्कन ट्रैप में देखी गई थी, इसके अलावा हिमालयन रीजन का फॉर्मेशन एंड ऑल्सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का फॉर्मेशन, टेक्टोनिक इन्हीं तीन टेक्टोनिक प्लेट्स के इम्पैक्ट की वजह से हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड में भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं जहाँ पे हमारा वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन फॉर्म होते हैं, इनकी बाउंड्रीज पे। सबसे इम्पोर्टेंट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आ जाता है, जो कि हॉर्स शू लाइक शेप में है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, इधर कंटिन्यूएशन इसका देख सकते हैं, जिनके अराउंड बहुत सारे मिनरल्स भी हमें मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हम सबसे ज्यादा देखते हैं गोल्ड कॉपर सिल्वर एंड लेड। इसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं, माइंस भी हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर ग्रासबर्ग माइन है, जो कि गोल्ड और कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके टेडी के नाम से पापुआ न्यू गिनिया के अंदर माइन है जो कि कॉपर और गोल्ड के लिए फेमस है। इसके साथ ही और भी वॉल्केनिकली एक्टिव बेल्ट्स लोकेटेड है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें एंडीज वॉल्केनिक बेल्ट हो जाती है जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे, जो चाइल्ड वाला रीजन है हमारा और एटाकामा डेजर्ट वाला रीजन है, वहां पे लोकेटेड है। पेरू एंड अर्जेंटीना तक भी एक्सपैंड करती है। यहाँ पे कॉपर लिथियम एंड सिल्वर हमें मिलता है। यहीं पे एस्कॉन्डेडा माइन है एटाकामा डेजर्ट के अंदर, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग माइन है। फिर अफ्रीका में भी ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे अरेबियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट का बेसिकली कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म करती है, वहां पे हमें रिफ्ट सिस्टम धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो उसको हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, सोडा ऐश यहाँ पे मिलता है। मगदी लेक केन्या के अंदर जो कि लोकेटेड है, उसी से रिलेटेड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है जो वहाँ पे लोकेटेड है। जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल देखा जाता है इन इथियोपिया एंड इन केन्या। एंड अफ्रीका में जब नीचे आते हैं हम, तो बोत्सवाना के अंदर हमें ज्वानिंग माइन मिलती है। फिर इसके अलावा इंडिया के अंदर जो डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है इंडिया का, जो वेस्ट और सेंट्रल इंडिया को कवर करता है, वहां पे बेसाल्ट बॉक्साइट और डायमंड रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। बॉक्साइट जिससे रिलेटेड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी डेक्कन ट्रैप्स के अंदर फेमस है। इसके अलावा मेजर टेक्टोनिक दो मेजर ये वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है। एक तो एंडीज वॉल्केनिक बेल्ट, इसके साथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके अलावा छोटे छोटे जो टेक्टोनिक बेल्ट्स हैं उनके ही एक्टिविटी की वजह से बेसिकली मिनरल्स का डिपोजिशन वहां पे हमें मिलता है। इसके अलावा जब नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं तो यूएसए के अंदर नेवाडा गोल्ड माइन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड माइन है। फिर जब हम बात करते हैं लेड की, वो भी वॉल्केनिक, कहीं ना कहीं वॉल्केनो के बाद वॉल्केनो रिच रीजन्स में मिलने वाले मिनरल्स में से आता है लेड। उसमें राजस्थान में लोकेटेड है सिंदेसा खुर्द माइन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसिंग माइन है।
फिर ऊपर रशिया में मूव करते हैं तो सेंट्रल रशिया के तरफ आइखल माइन है जो कि यकूटिया रीजन इन रशिया में प्रेजेंट है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग माइन है। तो ग्रासबर्ग, इसके अलावा आइखल, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसिंग माइन, लार्जेस्ट गोल्ड गोल्ड माइन इन नेवाडा यूएसए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो मेजर माइंस प्रेजेंट है। वेइपा माइन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वाले एरिया के अंदर, जो कि बॉक्साइट के लिए है, लार्जेस्ट माइन फॉर बॉक्साइट। इसके अलावा जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एल्बे एल्बे मार्ल माइन लोकेटेड है, जो कि लिथियम के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग माइन है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट हो जाती है, लार्जेस्ट फॉर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एंड लार्जेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग लिथियम। तो ये मेजर माइंस हैं एंड मेजर मिनरल्स हैं जो मिलते हैं वॉल्केनिकली एक्टिव बेल्ट्स के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जिनकी बात करते हैं वो माइनर है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बस फैक्ट हम देख सकते हैं बाद में। तो ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो इम्पैक्ट कैसे करती हैं? सबसे पहले तो क्लाइमेट को ऑल्टर करती हैं, क्योंकि इतना एमिशन हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसकी वजह से क्लाइमेट कूलिंग होती है, जिसमें जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं सल्फेट एयरोसोल पार्टिकल्स। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट में एमिशन हो रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर का भी डिप्लेशन होता है। एटमॉस्फेयर में ओपेसिटी देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में कूलिंग, जो कि क्लाइमेट कूलिंग का ही सेम कॉन्सेप्ट है, वो होता है। बट ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद बेसाल्ट रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, अभी रिसेंटली स्टडीज के अकॉर्डिंग ये भी बोला जा रहा है कि इनका भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है फॉर कैप्चरिंग कार्बन। तो ये हम आगे देख सकते हैं कि कार्बन कैप्चर में क्या रोल प्ले कर सकते हैं बेसाल्ट फॉर्मेशन, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बाद ही फॉर्म होते हैं। फिर ओवर द लॉन्ग पीरियड जो सॉइल है, क्योंकि जो एश फॉल हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्केनिक एश जो है मिक्स हो रहा है विद द प्रेजेंट सॉइल, तो लॉन्ग टर्म में जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, मिनरल का जो कंटेंट है वो बढ़ता है, बेसाल्टिक फर्टिलिटी बढ़ती है ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। फिर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से नए आइलैंड बनते हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन पे इम्पैक्ट डालता है, जो आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी है उस पे इम्पैक्ट डालता है। एंड इसके साथ जो पायरोक्लास्टिक फ्लो है वो भी, वो डिस्ट्रक्शन में भी रिजल्ट करता है ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऐश गिर रहा है एंड कहीं ना कहीं कोल्ड लावा का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था जब सी वाटर के साथ डायरेक्टली फ्यूल एंड कूलेंट इंटरेक्शन हमने देखा था, जिसमें सी वाटर के साथ जो वॉल्केनिक लावा है वो इंटरेक्ट करता है। तो एश सेडिमेंटेशन भी होता है, जो वॉल्केनिक एश फॉल हो रहा है उसकी वजह से सेडिमेंटेशन बढ़ता है। ओशन वाटर की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड पीएच लेवल भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी जो है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है अगर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वॉल्केनो ओशन के पास प्रेजेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जहाँ पे जो रीजन्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज में रिच है वहीं पे वो सेम रीजन कुछ मिनरल्स में भी रिच है, जैसे कि हमने देखा डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, लेड, आयरन ओर, बॉक्साइट। तो उसके एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प करता है, एंड लिथियम ऑल्सो, जिसकी डिमांड अभी बढ़ भी रही है फॉर द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। टूरिज्म, जब इरप्शन होता है उस टाइम पे क्योंकि डेंजर होता है तो टूरिज्म कम हो जाता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट वो लेके आता है। बट जब इरप्शन हो चुका होता है तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म भी अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है वॉल्केनिज्म और टूरिज्म। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, जो लहर जैसे फिनोमेना हमने देखे थे इन दी ट्रॉपिकल रीजन जैसे इंडोनेशिया, मड फ्लो जिसमें वॉल्केनिक डेब्रिस भी मिल जाता है जो कि हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। एग्रीकल्चरल लॉस होता है क्योंकि एश फॉल हो रहा है, जिसके एक तरीके से लेयर जमने की वजह से जो क्रॉप्स है वहां पे उनको डैमेज होता है, सनलाइट कम हो जाती है उसकी वजह से क्रॉप्स को डैमेज होता है, लाइफ स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है,
इनडायरेक्टली जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है। सोसाइटल में भी हम देखते हैं कि क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ होता है, डेंजर होता है, हेल्थ हैजार्ड होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों का माइग्रेट करना पड़ता है, एंड ओवरऑल जो कम्युनिटी हेरिटेज है उसको वो इम्पैक्ट डालता है। तो ये हम कवर कर चुके हैं इम्पोर्टेंट वॉल्केनिकली एक्टिव एरियाज। इसके बाद यही जो मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर क्या क्या लैंड फॉर्म्स ये टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी की वजह से बन रहे हैं, जिसमें हिमालयस, डेक्कन ट्रैप और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में कौन सी मेजर माउंटेन रेंजेस हैं जो फॉर्म हो रही हैं, एंड फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही रिलेटेड अर्थक्वेक, एंड उसका डिजास्टर, कैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंसरकारी। थैंक यू।